गाइस, तो आज स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स का नया लेक्चर न्यूक्लियाई। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी होते हैं। तो इससे यदि आप ये लेक्चर देखते हो तो आपके सभी PYQs हो जाएंगे। तो सबसे हम पहले बात करते हैं मास नंबर और एटॉमिक नंबर। तो आपको पता होगा कि जब कोई एटम होता है तो एटम के न्यूक्लियर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और उसके जबकि चारों तरफ क्या इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, और उसके न्यूक्लियर में कौन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक, तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। और उसे ही वो हमें क्या बताता है, एटॉमिक नंबर के बारे में बताता है। ठीक, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने भी नंबर उसमें हैं, जितने भी नंबर हैं प्रोटॉन के, वही हमें क्या बताएगा, एटॉमिक नंबर बताएगा। ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब हम बात करें मास नंबर। तो मास नंबर जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे तो वही हमें क्या बता देगा, मास नंबर बता देगा। तो हमारे न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो इन दोनों को ही ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बताएगा, मास नंबर बताएगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कितना कितना होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन जितना होता है उतना ही क्या होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। ठीक, दोनों का मास सेम होता है। तो इसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। इसको AMU में बोलेंगे तो कितना 1.078 AMU होगा। ठीक, और मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 उतना ही होता है, लेकिन AMU में हल्का स्लाइटली क्या होगा, अधिक होता है न्यूट्रॉन का मास। ठीक, AMU में। और यदि इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो कितना 9.1 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक, एक AMU बराबर आपको याद होना चाहिए कि यही होता है। एक AMU बराबर क्या, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो बहुत ईजी, इसको याद कर लीजिए। एक AMU बराबर, अब किसी के एनर्जी के टर्म में लिख तो हम जानते हैं एनर्जी बराबर आइंस्टाइन के इक्वेशन से एनर्जी बराबर क्या होता है, mc²। ठीक, तो जब भी किसी का मास तो जो मास होता है उसको AMU में लिखा जाता है, और c², ये यहाँ क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, तो इन दोनों का जो इंटू आप करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 931.5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए। जो एनर्जी आती है किसी भी न्यूक्लियर की, वो AMU और c² के फॉर्म में लिखी जाती है, जिसकी वैल्यू होती है 9 AMU, मतलब वही AMU इंटू c² का जो आपको इसको फॉर्म में लिखना होगा तो यहाँ पे सीधे से आप क्या लिख देंगे, 931.5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप लिख सकते हैं 1 AMU इंटू c² को। ओके, अब देखिए जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ एटम जो होता है, पूरे एटम का जो रेडियस होता है वो होता है 10⁻⁻10 होता है। ठीक, या तो उसका एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में होता है। या जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियर की बात करें, जो एटम में जो न्यूक्लियर होता है उसका होता है 10⁻⁻15, यानी वो फर्मी के रेंज का होता है। ठीक, तो न्यूक्लियर का जो रेडियस जो न्यूक्लियर का होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻15 होता है, और रेडियस एटम का जो होता है 10⁻⁻10 होता है। ठीक, तो यानी जो न्यूक्लियर है वो 10⁻5 टाइम मतलब कम है, ऐसा भी कर सकते हैं, छोटा है। ठीक, रेडियस ऑफ न्यूक्लियर की बात कर लें तो रेडियस ऑफ जो न्यूक्लियर होता है वो इसके एटॉमिक वेट पे डिपेंड करता है। ठीक, तो किसी का एटॉमिक वेट ज़्यादा है तो उसका न्यूक्लियर भी ज़्यादा होता है, तो जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा उसी का मतलब रेडियस भी ज़्यादा होता है न्यूक्लियर का। ठीक, तो R बराबर R0 A के पावर 1/3 होता है। ठीक, यहाँ पे R0 की वैल्यू क्या होती है, 1.4 फर्मी होता है R0 की वैल्यू। ठीक, ये फिक्स होता है, और इंटू A की वैल्यू जो होती है एटॉमिक वेट, वो सभी का अलग अलग होता है सभी के लिए। तो आप सीधे से याद कर लीजिए कि जो रेडियस होता है उसके एटॉमिक वेट के 1/3 के पावर होता है। ठीक, और उसके बाद ये जो R0 की वैल्यू होती है 1.4 फर्मी मीटर का होता है। अब देखिए 2015 का क्वेश्चन है, इधर रेडियस ऑफ एल्युमिनियम का बताया है, इफ रेडियस ऑफ एल्युमिनियम न्यूक्लियर इज टू बी RA। रेडियस एल्युमिनियम के रेडियस को बोला है RAL बोला है। देन द रेडियस ऑफ टेलुरियम, जिसका है कि एटॉमिक वेट 125 है। ठीक, टेलुरियम का एटॉमिक वेट कितना है, 125 है। ठीक, तो न्यूक्लियर उसका न्यूक्लियर कितना होगा भाई, रेडियस ऑफ न्यूक्लियर उसका क्या होगा। ठीक, तो R एल्युमिनियम और R टेलुरियम का जो रेशियो होगा उसके एटॉमिक वेट के रेशियो के पावर 1/3 होगा। ठीक, तो R एल्युमिनियम ही बोला है। ठीक, R टेलुरियम को हमको निकालना ही है, और एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 27, और टेलुरियम का एटॉमिक वेट कितना दिया है 125। ठीक, और यहाँ से इसका ये 1/3 यानी कि रूट क्यूब करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, ये 3 और ये क्या हो जाएगा 3, और ये क्या होगा 5, 3 और 5। लेकिन वो पूछा है टेलुरियम का, तो टेलुरियम यहाँ आ जाएगा, यहीं हो जाएगा 5/3 RAL, यानी आंसर क्या होगा A, 5/3 RAL। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या इफ़ न्यूक्लियर ऑफ एल्युमिनियम का न्यूक्लियर हैज़ कितना है, न्यूक्लियर रेडियस अबाउट 36 फर्मी मीटर का। तो मतलब हमको एल्युमिनियम के रेडियस बता दिया 3.6 फर्मी बोला है, और देन द
टेलुरियम वुड हैव बी द रेडियस एक्स ओनली, तो हम लोग टेलुरियम का रेडियस पूछा है, ठीक। तो आर एल्युमिनियम और आर टेलुरियम क्या हो जाएगा, 27/125 के पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक। अभी एक सेम क्वेश्चन ही है, ठीक। और हमको आर एल्युमिनियम के यहाँ पे बता दिया है। अब इन दोनों का वो लेंगे 1/3 करेंगे तो क्या होगा 3/5 हो जाएगा, 3 इसका 27 क्या हो जाएगा 3 और 125 का हो जाएगा 5, 3/5 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या टेलुरियम का पूछा, टेलुरियम क्या हो जाएगा 5/3 इंटू एल्युमिनियम का हमें बताइए कितना है 3.6 फर्मी, यानी ये कट जाएगा 12 1.2, ठीक। 12 3 30 यानी 1.2 और ये हो गया 12 5 60 यानी होगा 6 फर्मी। तो 6 फर्मी का आंसर आएगा यानी डी। ओके, ये 2006 का क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ जर्मेनियम जी न्यूक्लियर इज मेजर टू बी ट्वाइस द रेडियस ऑफ बैरियम। तो हमें बोला है कि जो रेडियस जो जर्मेनियम का रेडियस है वो 2 टाइम है किसके रेडियस के, बैरियम के रेडियस के। तो बोला द नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज जर्मेनियम इज, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन की वैल्यू पूछा ही है भाई। नंबर ऑफ न्यूक्लियन यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियन का मतलब क्या होगा, एटॉमिक वेट। न्यूक्लियन को यहाँ बोला जाता है वही प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को ही बोला जाता है न्यूक्लियन, ठीक। जो न्यूक्लियर में होता है उसी को न्यूक्लियन बोला जाता है। न्यूक्लियर में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है इसीलिए, ठीक। तो यही न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक वेट ही होता है, यानी एटॉमिक वेट ही पूछा है। नंबर ऑफ न्यूक्लियन ऑफ जर्मेनियम पूछ रहा है, यानी एटॉमिक वेट पूछ रहा है। तो हमें बोला है कि जो रेडियस ऑफ जर्मेनियम क्या है, ट्वाइस है किसका, रेडियस ऑफ बैरियम के, ठीक। भाई रेडियस ऑफ जर्मेनियम पर रेडियस अपॉन बैरियम का जो होगा वो क्या होगा, प्रपोर्शनल होगा किसके, मतलब एटॉमिक वेट ऑफ जर्मेनियम अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ बैरियम का 1/3 हो जाएगा, ठीक। अब रेडियस ऑफ जर्मेनियम बताया कितना है, 2 है, 2r है, ठीक। किसके, बैरियम के। रेडियस जर्मेनियम कितना है, ट्वाइस है, तो 2r हो जाएगा जर्मेनियम की जगह पे। यहाँ क्या हो जाएगा r, एक r से r कट ही जाएगा, यानी आ जाएगा देखिए Ag, मतलब कि सॉरी जर्मेनियम का हमको पूछा ही है नंबर ऑफ, मतलब कि एटॉमिक वेट हमें पूछा ही है जर्मेनियम के लिए, और हमें इसका दे दिया है बैरियम का। बैरियम कितना दिया है, रेडियस बैरियम का एटॉमिक वेट कितना है, 9 है, ठीक। पता ही है 9 अपॉन 1 के पावर 1/3। अब यहाँ पे हम इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक। दोनों टाइप इसको क्यूब कर लेते हैं, दोनों टाइप यहाँ क्यूब कर लेते हैं, तो इसीलिए क्या ये हट जाएगा 1/3 हट जाएगा, तो इसका क्यूब हो जाएगा अपन क्या होगा कि एटॉमिक वेट ऑफ जर्मेनियम अपन 9 हो जाएगा। ये कितना है, 2 का स्क्वायर मतलब हो गया 8, यानी एटॉमिक वेट ऑफ जर्मेनियम कितना है 9 इंटू 9 देखा चलेगा, 9 इंटू 8 ये हो जाएगा 27। आंसर क्या होगा बी। तो बहुत ईजी था, ये उड़ भी रहा है कहीं कहीं, तो आप देख लीजिए। ओके, अब देखिए बात करते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट होता है, सभी का न्यूक्लियर का डेंसिटी कांस्टेंट होता है। जितने भी न्यूक्लियर, चाहे आप आयरन की बात कर लें, चाहे सोडियम पोटेशियम, जिसकी भी बात करें, सभी का न्यूक्लियर की डेंसिटी एकदम कांस्टेंट है, उसके एटॉमिक वेट पर डिपेंड नहीं करता है। तो यानी अब हम डेंसिटी और एटॉमिक वेट के बीच का यदि ग्राफ बनाया तो क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा। और इसकी जो डेंसिटी की वैल्यू होती है 10⁻17 होता है kg/m³ के रेंज का। द क्वेश्चन क्या है, 2 न्यूक्लियर हैव देयर मास नंबर इन द रेशियो ऑफ 1:3, द रेशियो ऑफ दियर न्यूक्लियर डेंसिटी विल बी। तो न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट होता है, इसका मास नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। मास नंबर चाहे जो भी दे दे, उसका न्यूक्लियर डेंसिटी क्या रहेगा, सभी के लिए सेम ही होगा, तो क्या होगा 1:1 ही होगा, मास डेंसिटी से कोई मतलब। अब हम बात करते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल होता क्या है, अल्फा पार्टिकल जो होता है हीलियम का आयनाइज 2 आयनाइज हीलियम को ही अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो हीलियम से यदि 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता ही है। हीलियम क्या है, 4 है। एटॉमिक वेट हमेशा क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है उसमें माइनस कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वैल्यू सेम होगी। जितना यहाँ पे 2 है तो यहाँ इतना इलेक्ट्रॉन इतना प्रोटॉन होगा, और इसमें क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 4 है, मतलब एटॉमिक वेट 4, यानी इसका न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 2, 4 - 2 यानी कितना है 2 हो जाएगा, न्यूट्रॉन भी 2 हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, डबल आयनाइज हीलियम होता है ये अल्फा पार्टिकल। इसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है, डबल आयनाइज हीलियम होता है, ठीक। इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता, केवल क्या होता है 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो ये क्या है, अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2019 क्वेश्चन है, 2 प्रोटॉन ओनली, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ये सही बात है। 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूट्रॉन नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, गलत, आंसर बी, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। अब देखिए बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो हमारा जो न्यूक्लियर होता है उसमें न्यूक्लियर में कौन कौन होते हैं, न्यूक्लियर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक। तो आपको पता है प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो उस पर कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो न्यूट्रल होते हैं। तो इससे कोई हमें न्यूट्रॉन और तो प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उनके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो यानी ऐसे करते करते यानी हमारा जो एटम है उसको फट जाना चाहिए, तो उनके बीच रिपल्सन होगा, तो इससे क्या होगा, एटम टूट जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि इनके बीच एक फोर्स वर्क करता है, जो कि इनको एक अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है, जो कि इनको बांध के रखता है।
प्रोटॉन प्रोटॉन को, ठीक। तो इन्हीं के उसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, ठीक। तो क्या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यानी प्रोटॉन रिपेल ईच अदर, ठीक। इस टेक एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ फोर्स टू होल्ड प्रोटॉन टुगेदर। तो इस पर देखिए क्या है, वही पॉजिटिव चार्ज जो है रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो उस पर एक ऐसा फोर्स लगता है जो क्या कहते हैं इन दोनों को सबको क्या है बांध के रखें इनको। तो वही प्रोटॉन में क्या है पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल करते हैं, तो इन्हीं को बांधने के लिए एक ऐसा फोर्स लगता है, उसी को क्या कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, ठीक। न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही स्ट्रांग फोर्स होता है, क्योंकि इनके बीच इतने कम छोटे छोटे चार्ज हैं, तो इनके बहुत ही ज़्यादा रिपल्सन फोर्स होगा, इसीलिए उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स होता है। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो कैसा होता है, बहुत ही स्ट्रांग फोर्स होता है। पहला लाइन, ये नॉट सेंट्रल होता है, कोई किसी पास सेंट्रल फोर्स नहीं होता है, ये सेंट्रल लगे ऐसा नहीं है, ठीक। अट्रैक्टिव ही नेचर का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, अट्रैक्टिव ही नेचर का होता है। और क्या होता है कि इंडिपेंडेंट होता है, चार्ज के इंडिपेंडेंस होता है कि कोई यदि पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है तो ऐसा नहीं है, वो चार्ज पे इंडिपेंडेंस होता है। पॉजिटिव चार्ज के लिए अलग फोर्स हो, नेगेटिव अलग हो, जैसे हम पढ़ते थे कि नेगेटिव चार्ज के लिए होता है जो नेगेटिव चार्ज में फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, ऐसा हम पढ़ते हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, ये सभी इस चार्ज पे इंडिपेंडेंट होता है। ये बहुत शॉर्ट रेंज का होता है, बहुत हल्के के लिए लगता है, बहुत कम रेंज के लिए लगता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है लेकिन बहुत शॉर्ट रेंज होता है, रेंज इसका बहुत कम है। मतलब आप ऐसे कर सकते हैं कि यदि आप देखेंगे प्रोटॉन का मास कितना कम है, प्रोटॉन का मास कितना कम है, इसलिए उस पर फोर्स तो बहुत ही कम लगेगा, उस पर फोर्स मतलब बहुत ही ज़्यादा लगेगा, लेकिन फोर्स ज़्यादा लगेगा लेकिन तभी तो उसकी वैल्यू तो कम ही होगी ना, शॉर्ट ही रेंज की होगी, इसलिए क्या कह रहा है शॉर्ट रेंज का होता है, ठीक। नॉट फॉलो इन्वर्स स्क्वायर लॉ, तो इन्वर्स स्क्वायर को भी फॉलो नहीं करता, जैसे F/G m1m2/r² होता है, तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो नहीं करता है। सैचुरेशन इन नेचर मतलब एकदम फिक्स होता है कि एकदम सैचुरेशन, उससे अधिक नहीं लग सकता, इससे कम नहीं सकता, एक सैचुरेशन वैल्यू पे ही लगता है इसका, ठीक। मेडिकेटेड बाय मेसन, तो यहाँ पे तो ये जो फोर्स होता है ये मेसन से मिलकर बना होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं फोर्स, जैसे मेसन का एक पार्टिकल है, तो ये किससे मेडिकेटेड है, मेसन से, ठीक। स्पिन डिपेंडेंट होता है, हाँ स्पिन यदि रोटेट करा तो उस पर डिपेंड करेगा, उसके स्पिन पे डिपेंड करता है, ठीक। तो आपको कुछ नहीं याद करना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है और अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक। अब बाकी सभी इसको उल्टा कर दीजिएगा, सभी जो उसमें होता था कि वो सब सेंट्रल फोर्स होते थे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ये सब सेंट्रल होता था, ये नॉन सेंट्रल हो गया, ये चार्ज पे डिपेंडेंट होता था, ये इंडिपेंडेंस हो गया, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ये नहीं फॉलो करता, मतलब सब उसका उल्टा कर दीजिएगा, क्योंकि यही दोनों आपको इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, अट्रैक्टिव है, ये दोनों याद करना है, स्पिन डिपेंडेंट वाला है, 3 याद करेंगे, बाकी सब उसका उल्टा कर दीजिएगा सभी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे चार्ज इंडिपेंडेंस होता है, तो ये जब चार्ज पे इंडिपेंडेंस होता है तो जितना फोर्स प्रोटॉन के बीच होगा उतना ही फोर्स न्यूट्रॉन के बीच होगा, उतना ही फोर्स प्रोटॉन के बीच होगा, ठीक। तो सबके में फोर्स सेम ही होगा, क्योंकि चार्ज पे इंडिपेंडेंट है, जितना फोर्स प्रोटॉन में होगा उतना ही न्यूट्रॉन उतना ही क्या प्रोटॉन में होगा। तो देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी और रेडियस के बीच का ग्राफ है, क्योंकि आप बराबर क्या होता है du/dr होता है, तो बस उसी के बीच का ही ग्राफ है, यही हमको कहता है फोर्स का बताएगा। यदि मान लीजिए रेडियस जो है वो 0.8 फर्मी पे क्या होगा कि 0.8 फर्मी के रेंज का है, तो उस पर किसी प्रकार फोर्स नहीं लगेगा, 0.8 फर्मी का है। यदि इससे ये ज़्यादा का है, इसका रेडियस 0.8 फर्मी से ज़्यादा का है, ठीक रेडियस, तो उस कंडीशन में बहुत स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स हो जाएगा, वो भी क्या होगा अट्रैक्टिव होगा। हालांकि सभी का रेडियस 0.8 फर्मी से ज़्यादा ही होता है, ठीक। यदि इसका रेडियस 0.8 फर्मी से ज़्यादा तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स यानी क्या अट्रैक्टिव वाला फोर्स रहेगा, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स रहेगा, वो भी क्या स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स कैसा होता है अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। उस टाइम कैसा होगा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। यदि क्या है कि 0.8 फर्मी से कम होगा तो उस टाइम क्या होगा वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा, वो भी क्या होगा रिपल्सिव होगा। 0.8 फर्मी से कम है तो क्या होगा वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा और वो क्या होगा रिपल्सिव होगा, ठीक। तो वही तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स कब होगा, जब क्या रेंज क्या हो ज़्यादा हो 8 फर्मी से, और वीक न्यूक्लियर फोर्स कब होगा जब क्या होगा रेंज कम है 0.8 फर्मी से। ये अपने नीट का ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ न्यूक्लियर फोर्स। तो कौन सा सही स्टेटमेंट मतलब कि न्यूक्लियर फोर्स के लिए, दे ओवे इन्वर्स स्क्वायर लॉ, नहीं इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है। दे ओवे इन्वर्स थर्ड पावर लॉ, नहीं ये स्क्वायर लॉ ही नहीं फॉलो करता, थर्ड पावर क्या, ठीक। दे आर शॉर्ट रेंज फोर्स, हाँ सही बात है, बहुत शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है, लेकिन क्या होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है, शॉर्ट रेंज लेकिन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है। दे आर इक्वल इन स्ट्रेंथ टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो क्या है इक्वल स्ट्रेंथ, तो बोला है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बराबर ही इसका फोर्स होता है, नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसका बहुत शॉर्ट रेंज का होता है, यानी ये भी गलत है। देखिए अभी हमने बताया था द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन एंड बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज जनरेटेड बाई, तो FFP, FNN एंड FPN रिस्पेक्टिवली, तो भाई सेम होता है,
ठीक। FPP बराबर FNN बराबर FPN। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी भी होते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है, तो सबसे पहले हम इससे पहले बात करते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब किसी न्यूक्लियन न्यूक्लियन मतलब क्या हो गया, मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियन मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस ही कहते हैं, ठीक। उसको यदि हम तोड़ देते हैं, प्रोटॉन को अलग अलग कर देते हैं, न्यूट्रॉन को अलग कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि तब उसको बाद जोड़ के जो न्यूक्लियर बनाएंगे उसका मास ज़्यादा आ जाएगा। उसका मास ज़्यादा आ जाता है जो केवल एक इंडिविजुअल का जो मास था, केवल इंडिविजुअल जो न्यूक्लियस का मास था, उस इन दोनों के को जब ऐड करके न्यूक्लियर बनाएंगे उससे ज़्यादा आ जाएगा, मतलब इन दोनों का ज़्यादा होगा, उससे कम होगा। तो यही है मास डिफेक्ट। द मास ऑफ द न्यूक्लियर इज स्लाइटली लेस देन, तो न्यूक्लियर का मास स्लाइटली लेस देन होता है सम ऑफ द मास ऑफ न्यूक्लियन। तो इन दोनों के न्यूक्लियन का मास का से स्लाइटली लेस होता है किसका, केवल एक इंडिविजुअल न्यूक्लियन का मास। एक इंडिविजुअल में क्या होता है, मतलब कोई मतलब न्यूक्लियन मतलब वही न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन यदि केवल प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक इंडिविजुअल न्यूक्लियस है तो उसका मास आप देखेंगे कम रहेगा। जब आप अलग अलग तोड़ के बनाएं, दो तोड़ के अलग अलग केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से आप बनाएं, उससे आप बनाएं तो उससे के उन दोनों के मास से, सॉरी यार मैं अटक रहा हूँ, पता नहीं क्यों बोलने में कहीं कहीं, क्योंकि ओके। तो फिर यही आप समझ लीजिए कि इन दोनों का मास अधिक होगा, अधिक आता है कि यदि आप एक इंडिविजुअल का लेते हैं, ठीक। एक इंडिविजुअल से इनका मास अधिक आएगा जो टूटे हुए का है, प्रोटॉन का, ठीक। तो वही हम बात उसी से ही मास डिफेक्ट निकलता है। तो मास डेल्टा एम जो आएगा, ठीक। तो इन दोनों का अधिक होगा तो वही इंडिविजुअल का ले लेते हैं। तो प्रोटॉन को आप क्या लिख सकते हैं, प्रोटॉन तो जेड इंटू एम पी, कि नंबर ऑफ मतलब जेड क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है, इंटू एम पी, ठीक। मास ऑफ प्रोटॉन माइनस ए माइनस जेड क्या बताएगा, न्यूट्रॉन की मास को बताएगा, इंटू एम एन माइनस क्या होगा एम मतलब ये मतलब पूरे न्यूक्लियन का मास, इसी को मास डिफेक्ट करते हैं। तो इसका मास में से इसके मास को घटा दिए, बस इसके मास के में से इसके मास को आप घटा दिए, तो वही हमको मास डिफेक्ट दे दिया, ठीक। और इसका मास ज़्यादा होगा इन दोनों का, ठीक। तो वही जेड एम पी माइनस क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड एम एन बराबर माइनस एम। तो बस आपको यही, बस कुछ नहीं, प्रोटॉन का मास माइनस न्यूट्रॉन का मास को ही क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पॉजिटिव होगा चार्ज, मैं तो गलती से लिख दिया हूँ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इन दोनों का जो ये इंडिविजुअल जो अलग अलग का जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास आएगा वो क्या होगा, इंडिविजुअल के मास से ज़्यादा ही आता है, ठीक। ये आप याद कर लीजिए, यहाँ पॉजिटिव है, ठीक। तो जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस क्या हो जाएगा एम, ओके। ये याद कर लीजिए। अब इससे क्वेश्चन उतने नहीं आते हैं। अभी आते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी कुछ नहीं है कि बाइंडिंग एनर्जी बताता है, तो इसके नाम से ही पता चला है बाइंडिंग एनर्जी मतलब बांध के रखना, किसी चीज़ को बांध के रखना। तो ये एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंबाइन इंडिविजुअल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, तो मतलब कंबाइन करना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के एनर्जी कितना एनर्जी दें कि उसको कंबाइन कर दिया जाए प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, ठीक। उसे ही को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, ठीक। मतलब उसको बांध के रखता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एकदम बांध के रखता है, वही एनर्जी को हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, ठीक। तो बाइंडिंग एनर्जी बराबर क्या, डेल्टा एम मास डिफेक्ट इंटू सी का स्क्वायर। तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी क्या बोला जाता है, मास डिफेक्ट इंटू सी का स्क्वायर। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक। स्पीड ऑफ लाइट है। अब देखिए बाइंडिंग एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए एम यू के टर्म में। तो देखिए आप जब भी ए एम यू इंटू, मैंने एकदम शुरुआत में ही आपको बताया था, ए एम यू इंटू सी स्क्वायर को यदि इंटू करते हैं तो कितना है, 9 इंटू 931.5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। तो बस यही इसमें डेल्टा एम इंटू 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो आपको कुछ नहीं करना है, मास डिफेक्ट जो दिया होगा वो लिखना है, और उसमें क्या करना होगा, 931.5 मिली इलेक्ट्रॉन यहाँ से इंटू कर देंगे, बस आपको ऐसा करना होगा, ठीक। जब भी आपको बाइंडिंग एनर्जी लिखना है, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोई ए है वो बी में चला जा रहा है और कुछ एनर्जी को रिलीज कर रहा है। आज बताएं कि गले में इतना प्रॉब्लम है कि मैं शब्द बताएं क्यों निकल नहीं पा रहा है मुँह से, मैं बोल नहीं, ठीक। तो जब ए क्या है बी में जा रहा है तो कुछ एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक। तो क्यू बराबर क्या होता है, देखिए जब मास के टर्म में हमको लिखना होता है तो हम ऐसा लिखते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लिखते हैं। मास के टर्म में हमको लिखना होता है एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज हुआ तो मास के टर्म में लिखना होगा तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट का पहले मास ज़्यादा होता है, बाद में घट के वो क्या होता है, कम मास में चला जाता है, ठीक। तो मास के टर्म में लिखना होगा तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर करना होगा, ठीक। तो यदि रिएक्टेंट का मास ज़्यादा है प्रोडक्ट से तो एनर्जी रिलीज होगा, रिएक्टेंट का मास कम है प्रोडक्ट से तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, ठीक। पहला ये है, ठीक। अब हमको यदि इसी को बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में लिखना होगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। फिर बाद में बाइंडिंग एनर्जी मतलब ये होता है कि स्टेबल हो जाना, तो ये प्रोडक्ट बन जाए मतलब स्टेबल हो जाए तो इसका एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो क्यू प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी, प्रोडक्ट में बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट हो जाएगा, ठीक। ये प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है रिएक्टेंट से तो एनर्जी रिलीज होगा,
ये इसी का उल्टा हो गया, रिएक्टेंट का ज़्यादा हो गया प्रोडक्ट से तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। तो आपको बस याद कर लेना है कि यदि मास के टर्म लिखना है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे, और एनर्जी के रूप में लिखना है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे। ओके, देखिए हमारा ये ग्राफ है, ये देखिए ग्राफ किसमें है, बाइंडिंग एनर्जी में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक, न्यूक्लियन आप जानते हैं वही न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो बाइंडिंग एनर्जी प्लस न्यूक्लियन या एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं, और उसमें एटॉमिक वेट में हमने दिया है कि में ग्राफ दिया है, मास नंबर में ग्राफ है। तो बाइंडिंग एनर्जी प्लस न्यूक्लियन और एटॉमिक या मास नंबर में जो ग्राफ है वो हमें इसकी स्टेबिलिटी बताएगा, कौन एटम कितना स्टेबल है। ठीक, ये हमको ग्राफ यही बताता है। ठीक, इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है। ठीक, तो यहाँ पे जो होता है कि सबसे ऊपर जो होता है वो जो हमारे सबसे इसका पीक पे जो आता है ये आता है आयरन के लिए आता है, आयरन। ठीक, तो आयरन सबसे स्टेबल होता है, आयरन सबसे स्टेबल होता है क्योंकि इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक। ठीक, और यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे यदि ऊपर हम जाते जाएंगे, जैसे एटॉमिक वेट बढ़ रहा है आपका, ये बढ़ता जा रहा है, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो एटॉमिक वेट बढ़ते बढ़ते बढ़ता जा रहा है। लेकिन बाद में क्या होगा, फिर जैसे 56 आयरन के बाद से क्या होगा, घटने लगा। ठीक, तो मतलब ये दोनों चाहते हैं कि हम बीच वाले में आ जाएं, एकदम बीच में। जो ज़्यादा है वो भी चाहता है कि हम बीच में आ जाए, जो कम है वो भी चाहेगा बीच में आ जाए। ठीक, तो ये देखिए इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर, फर्स्ट इंक्रीज मतलब बाइंडिंग एनर्जी फर्स्ट पहले क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, पहले इंक्रीज होगा एंड देन डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ता जाएगा पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज हो जाता है। ठीक, आयरन के लिए बाइंडिंग एनर्जी सबसे मैक्सिमम होता है। ठीक, और सभी मतलब जितने भी बड़े वाले हैं वो भी चाहेंगे कि हम बीच में आ जाएं, और छोटे वाले हैं वो भी चाहेंगे बीच में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूज होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर छोटे छोटे न्यूक्लियर मिलकर बड़े न्यूक्लियर बनाना चाहते हैं, मतलब आयरन की तरह बनना चाहते हैं। ठीक, आयरन Fe की तरह बनना चाहते हैं छोटे छोटे न्यूक्लियर यहाँ पे, तब इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन। और न्यूक्लियर इसमें फिजन होगा, एक बड़ा न्यूक्लियर है वो तो टूट के छोटे न्यूक्लियर में बनना चाहेगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। जो एटॉमिक वेट जिसका ज़्यादा है वो फ्यूजन करेगा, और जिसका एटॉमिक वेट कम है वो फ्यूजन करके अपना बीच वाले लाना चाहेगा, इसीलिए हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन होता है। ये हमारा क्वेश्चन ही है, हाउ डज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वेरी विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमारा कैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे वेरी करता है, जब नंबर ऑफ न्यूक्लियन मतलब वही मास नंबर या एटॉमिक वेट की वैल्यू जब हम बढ़ाते हैं तो कैसे वो वेरी करता है। तो डिक्रीज कॉन्टिन्यूस विथ मास, नहीं। फर्स्ट डिक्रीज पहले घटता है, नहीं पहले बढ़ता है, फर्स्ट डिक्रीज एंड देन डिक्रीज, नहीं। फर्स्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है देन डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज द मास नंबर, आंसर सी। देखिए क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा मतलब इक्वेशन को बस सही बता रहा है। ठीक, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर कर्व फ्रॉम द न्यूक्लियाई इज सोन इन फिगर, मतलब बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर के बीच ग्राफ दिया गया है। ठीक, जैसे फिगर में ABCD द 4 न्यूक्लियाई इंडिकेट द कर्व, ABCD दिखाया गया है। द प्रोसेस एनर्जी रिलीज, तो किस प्रोसेस में, इस चारों में से किस में एनर्जी रिलीज हो रहा है हमको ये बताना है। एनर्जी रिलीज कब होता है, जब हमारा एनर्जी क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में पूछा है। जैसे एनर्जी यदि हमारा प्रोडक्ट का ज़्यादा होना चाहिए रिएक्टेंस से, तो प्रोडक्ट का एनर्जी किस में ज़्यादा दिखा रहा है, रिएक्टेंस से। तो देखिए इसमें क्या है, सी जा रहा है डी में, नहीं सी तो बहुत ज़्यादा है, तो सी की वैल्यू तो सबसे ज़्यादा है, तो जब भी सी को प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक, सी को प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक, तो यानी ये तो गलत है, इसमें डी को प्रोडक्ट बता रहा है। ठीक, इसमें देखिए इसमें क्या है, डी तो बता रहा है लेकिन साथ ही सी भी बता रहा है। ठीक, और ए को नीचे बताया है, तो ये भी नहीं होना चाहिए उतना, क्योंकि ये सभी मिलकर सी में जाना चाहेंगे, सभी का प्रोडक्ट जो है सी में बनना चाहेंगे सभी, क्योंकि सभी कि सी का बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसे सभी टूट के या तो ये दोनों क्या होंगे, फ्यूज़न होके हो जाएंगे या फिजन होके ये सी में बनना चाहेंगे। ठीक, ए जो है ये सी में जाना चाहेगा, ये सही बात है। ए जो है ये ए है, ये किस में जाएगा, सी में जाना चाहता है, सही बात है। एक ये एनर्जी कम है वो सी में जाएगा, अपनी एनर्जी ये क्या प्रोडक्ट की एनर्जी होगी, यानी ये वाली सही आंसर है। इसमें क्या है, डी में तो जा रहा है, ये बी जो है सी और डी दोनों में जा रहा है, लेकिन ये भी तब गलत है। ठीक, ये सभी क्या है, सी में जाना चाहेंगे, चाहे ए है बी है डी है, सभी एक सी में जाना चाहेंगे, क्योंकि सी की एनर्जी बहुत, बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो सभी स्टेबल होना चाहेंगे इसीलिए। देखिए क्वेश्चन कितने बार आ चुके हैं, क्या है, इफ़ द यम ए कॉमा जेड, यम एन एम एन डिनोट द एम पी एंड एम एन डिनोट द मासेस ऑफ द न्यूक्लियस ए जेड एक्स। ठीक, ए जेड एक्स मतलब जो ये मतलब डिनोट कर रहा है क्या, मासेस ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस का मासेस डिनोट कर रहा है ये वाला। ठीक, और ये वाला क्या कर रहा है, प्रोटॉन का मास डिनोट कर रहा है, और ये किसका मास को डिनोट कर रहा है, न्यूट्रॉन के मास को डिनोट कर रहा है। ठीक, रिस्पेक्टिवली इन द यूनिट ऑफ म्यू, जिसकी म्यू यानी एक म्यू बराबर मतलब एक एम यू बराबर होता है 931.5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन अपॉन सी स्क्वायर। एंड बाइंडिंग एनर्जी रिप्रेजेंट द बाइंडिंग एनर्जी, बी रिप्रेजेंट इट्स बाइंडिंग एनर्जी इन द मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन तो हमें पता है बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर क्या होता है, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम इंटू सी स्क्वायर होता है। ठीक, माइनस एम इंटू सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए
सी स्क्वायर को हम नीचे भेज देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी अपन सी स्क्वायर क्या हो जाएगा जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। ठीक, यहाँ से एम। अब यहाँ पे देखिए हमको एम के फॉर्म में पूछा है ऑप्शन एम को, तो एम को यहाँ भेज देंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर अपन सी स्क्वायर इधर चला जाएगा, ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो एम बराबर क्या है जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन अपन बी, नहीं ये बी अपन सी स्क्वायर ऐसे ही हो गया। एम बराबर क्या है जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एम एन माइनस क्या है बी अपन सी स्क्वायर, ऐसे क्या होगा बी। ओके, ये सब क्वेश्चन हमको पहले पढ़ना चाहिए कि बाइंडिंग एनर्जी पूछा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पूछा है, ये दोनों हमको ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक, तो क्या है द मास ऑफ द लिथियम का बताया मास इतना है 7, मतलब कि जिसका मास ऑफ इतना है, न्यूक्लियस इस कितना है बोला है 0.042 मतलब कि AMU बोला है। तो मास ऑफ लिथियम के न्यूक्लियस का बोला कितना 0.042 AMU बोला है, लेस देन द सम ऑफ द मास ऑफ आल न्यूक्लियन। मतलब हमको ये पूरा बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बता दिया कि वैल्यू इसका कम है उसके दोनों सम ऑफ न्यूक्लियन के। ठीक, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लिथियम न्यूक्लियर इज, तो हमको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू पूछ रहा है, यानी हमको ये मास डिफेक्ट के वैल्यू यहाँ पे दे दिया है। ठीक, यानी ये बता दिया कि हमको ये क्या है कम है, ये सम ऑफ इसके मास ऑफ न्यूक्लियन से, मतलब ये दोनों का क्या है डिफरेंट ही दे दिया है, मतलब हमको डेल्टा एम की वैल्यू ही दे दिया है, मास डिफेक्ट की वैल्यू ही दे दिया है। ठीक, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। ठीक, मास डिफेक्ट की वैल्यू कितनी है 0.042 और सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं ये AMU में है, तो 1 AMU इंटू सी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 931.5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा जाता है 1 AMU इंटू सी स्क्वायर को। ठीक, क्या 0.042 इंटू 931.5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो अब इसका इंटू करेंगे तो लगभग ये 39 आएगा, 39 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो हमारा ये आंसर भी है यहाँ पे, लेकिन ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हमको क्या पूछा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा है, मतलब B/A पूछा है पर न्यूक्लियन। तो हमको यहाँ पे इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करना होगा, मास नंबर जिसको बोलते हैं से डिवाइड करना होगा। तो 7 5 है 35 और 35 यहाँ बचेगा 4 0, यहाँ हो जाएगा 5.6 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर क्या आएगा A। ओके, ये वैसे सेम क्वेश्चन है, क्या बोला है ए सर्टन मास ऑफ हाइड्रोजन चेंज टू हीलियम बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, द मास डिफेक्ट इज फ्यूजन रिएक्शन इज 0.02866 AMU बोला है। द एनर्जी लिबरेटेड पर म्यू मतलब क्या होगा भाई पर न्यूक्लियन की वैल्यू बोला है। ठीक, एनर्जी मतलब एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को पूछ रहा है। ठीक, तो भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी बराबर क्या होता है डेल्टा एम इंटू सी, मास डिफेक्ट इंटू सी का स्क्वायर, यानी इसकी मास डिफेक्ट कितना है 0.00286 बोला है। और हमारा ये यदि इसको उसमें लिखें AMU इंटू सी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 931.5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। ठीक, तो अब इसको इंटू करोगे तो ये आएगा, मान लीजिए इसको 1000 ही मान लेते हैं 1000 यानी यहाँ पे आएगा 28, यानी लगभग 26 आएगा। बाइंडिंग एनर्जी कितना आएगा 26 आएगा। ठीक, लेकिन हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाए 26/4, यानी हो गया 6 4 या 24, मतलब कि हो जाएगा 6.67 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर आ जाएगा A। ओके, तो ये क्वेश्चन है 2010 का क्वेश्चन है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन द ड्यूटेरियम एंड हीलियम न्यूक्लियर 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 7 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। हमको बोल दिया ड्यूटेरियम और हीलियम का जो हमें बताया कितना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू कितना है 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट 7 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। व्हेन two deuterium nuclear fuse to form a helium nuclear then energy liberate in the fusion। तो हमें बोला दो ड्यूटेरियम जो है, दो ड्यूटेरियम क्या फ्यूज हो रहा है किसमें एक हीलियम में। ठीक, तो हमें कितना एनर्जी यहाँ पे कुछ रिलीज होगा, तो वही बताना है एनर्जी रिलीज। तो क्यू बराबर क्या होता है बी प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा इसका, देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी दिया है वो पर न्यूक्लियन दिया है, तो हमको बाइंडिंग एनर्जी का रेशियो लेना माइनस डिफरेंट लेना होता है, डिफरेंट लेना होता है बाइंडिंग एनर्जी का। पर हमको यहाँ वैल्यू क्या दिया है पर न्यूक्लियन की वैल्यू दिया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू दे दिया है कितना 1 और 7 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो हम इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे इसके मास नंबर से इंटू कर देंगे। इसका मास नंबर हीलियम के लिए कितना है 4 है और इसका बाइंडिंग एनर्जी कितना दिया हीलियम का 7 दिया है, तो 4 इंटू 7 हो जाएगा। ऐसे अब इसकी बात करें रिएक्टेंट में कौन है ये है 2 हीलियम, यानी इसका मास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 to 4 इसके लिए भी क्या हो जाएगा 4। और इसका ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू कितना दी है 1 है, 4 इंटू 1 हो जाएगा, यहाँ 4 हम कॉमन ले लेते हैं तो 7 - 1 हो जाएगा, यानी कितना 6 इंटू 4 24 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर क्या है यही ए, तो लगभग सी मतलब यही होगा 23.6 सी आएगा लगभग। तो ये सेम क्वेश्चन है उसी पे है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द लिथियम बोला है हीलियम न्यूक्लियाई आर कितना है 5.6 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7.6 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सली इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। हमको रिएक्शन भी दे दिया लिथियम है और एक हाइड्रोजन से ऐड हो रहा है, तो हमें क्या हो रहा है एक हीलियम बन रहा है और एक क्या मतलब एक हीलियम 2 हीलियम बन रहा है और एनर्जी रिलीज हो रहा है, 2 हीलियम निकल रहा है और एक एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो वही एनर्जी रिलीज की वैल्यू बताना है। द वैल्यू ऑफ एनर्जी रिलीज
इज, तो एनर्जी रिलीज की वैल्यू बताना है। तो बस, तो कुछ नहीं, तो क्यू बराबर क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, प्रोडक्ट में क्या हो गया, यही है, 2 है, मतलब दोनों क्या हीलियम है, कितना 448 हो जाएगा। तो 8 और हीलियम का मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी कितना दिया है पर न्यूक्लियन, 7 दिया है। हीलियम के लिए कितना 7.60 होती है, ये हो जाएगा माइनस। अब हमारा ये क्या है, यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं दिया क्योंकि इसकी वैल्यू हम नेगलेक्ट कर देते हैं, जहाँ नहीं देखा उसकी वैल्यू नहीं है, वो उसका यूज नहीं हो रहा है वो एनर्जी में उसका कोई, तो इसीलिए क्या होगा, केवल 7, केवल यही है, क्या होगा 7 इंटू क्या होगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम के लिए कितना दिया है, बाइंडिंग एनर्जी लिथियम के लिए 5.6 दिया है, तो 7 इंटू 5.6 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 7 8 7 56 हो जाएगा, और ये हम करेंगे तो 39 हो जाएगा, 7 इंटू 5.6 करेंगे तो 39 आएगा। तो क्यू रहा कितना 17.3 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप स्टॉप करके एक बार सॉल्व कीजिए तभी आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये सब बहुत ईजी क्वेश्चन है, स्टॉप करके आगे बढ़ने के बाद आराम से आप कर लेंगे। ठीक, ये सब कभी क्वेश्चन को छोड़ के मत जाइएगा, कोई बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अब बात करते हैं डीके। डीके होता क्या है, देखिए मतलब टूटना। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्फा डीके। तो अल्फा डीके क्या होगा, मास नंबर मच ग्रेटर, तो जिसका मास नंबर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा एटम है, उसका मास नंबर बहुत ज़्यादा है, तो वो टूट के कम एटम में बना चाहेगा। ठीक, तो जिसका मास नंबर ज़्यादा उसी में ही अल्फा डीके आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो मान लीजिए कोई बड़ा एटम है, इसका एटॉमिक वेट जेड है, ठीक है, एटॉमिक नंबर जेड है और एटॉमिक वेट ए है, जो कि क्या टूट गया। तो जब जब अल्फा डीके होता है, कि अल्फा डीके होगा तो क्या होगा, उसके मास नंबर में 2 की कमी आ जाएगी, सॉरी एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आ जाएगी, मास नंबर में 4 की कमी आ जाएगी। एटॉमिक नंबर में 2 की कमी, मास नंबर में 4 की कमी आ जाती है, क्योंकि क्या होता है एक हीलियम आयन निकल जाता है, एक हीलियम एटम निकल जाता है, इसीलिए क्योंकि हीलियम एटम निकलने से इसे मास के में 2 की कमी आ जाती है, मास अरे एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आ जाती है, मास नंबर में 4 की कमी आ जाती है। यानी यदि जेड में कितना आ जाएगा -2, जेड में क्या 2 कम निकल जाएगा। ठीक, और ये जो होगा ए में कितना निकलेगा 4 निकल जाएगा। ठीक, याद रख लीजिए। अब हम बात करते हैं माइनस डी के होता है, जब माइनस बीटा डी के होता है, तो माइनस डी बीटा डी के कब होता है, जब न्यूट्रॉन मच 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 ग्रेटर दैन है प्रोटॉन से, यानी एन बाई पी का रेशियो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, एन बाई पी का रेशियो 1 से ज़्यादा आ रहा है। ठीक, यानी न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा है, न्यूट्रॉन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो डी के हो जाएगा बीटा डी के। न्यूट्रॉन की वैल्यू ज़्यादा है तो उस टाइम क्या होगा, बीटा डी के होगा प्रोटॉन से। तो यदि न्यूट्रॉन की वैल्यू ज़्यादा है तो किस में जाना चाहेगा, प्रोटॉन में। यदि न्यूक्लियॉन बहुत ज़्यादा है तो सभी न्यूक्लियॉन टूट के किस में जाना चाहेंगे, प्रोटॉन में जाना चाहेंगे, न्यूक्लियॉन ज़्यादा है तो। ठीक, क्योंकि बैलेंस करना चाहेंगे न्यूक्लियर को, इसीलिए तो न्यूक्लियर पे कितना चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है, और इस पर उसका मास नंबर होता है 1, और प्रोटॉन पे 1 चार्ज होता है, उसका मास नंबर भी उस पर भी मास नंबर 1 होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, देखिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, साथ ही साथ क्या एंटी न्यूट्रिनो भी एक निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो। तो आपको जब भी ऐसे याद करना होगा माइनस डी के है, जब भी याद कर लीजिए तो माइनस से मतलब याद करिए न्यूट्रॉन, निगेटिव मतलब निगेटिव है तो उस टाइम क्या होगा, न्यूट्रॉन की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक, न्यूट्रॉन ज़्यादा वो प्रोटॉन में जाएगा, ऐसे याद करिए, निगेटिव है तो न्यूट्रॉन ज़्यादा होगा, वो किस में जाएगा, प्रोटॉन में जाएगा। ठीक, निगेटिव से याद कर लीजिए इलेक्ट्रॉन होगा, एंटी न्यूट्रिनो होगा। ठीक, निगेटिव से आपको याद करना है न्यूट्रॉन जाएगा प्रोटॉन में, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है, मतलब सब निगेटिव, ऐसे याद कर लीजिए। ओके, ऐसे आपको याद हो जाएगा तुरंत। ठीक, और जैसे जब एक माइनस डी के होता है, बीटा माइनस डी के होता है, तो उस कंडीशन में इंक्रीज होता है एक एटॉमिक नंबर, इंक्रीज हो जाता है 1 से, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है 1 से। ठीक, इंपॉर्टेंट है, और मास नंबर कांस्टेंट रहता है। जब पॉजिटिव डी के हो गया, मतलब पॉजिटिव बीटा डी के हो गया, तो उस कंडीशन प्रोटॉन की वैल्यू ज़्यादा होगी। यहाँ याद रखिए पॉजिटिव डी के यानी क्या होगा, प्रोटॉन की वैल्यू ज़्यादा है न्यूट्रॉन से। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, माइनस डी के न्यूट्रॉन की वैल्यू ज़्यादा आती है, ऐसे ऐसे आप याद कर लेंगे, ऐसा आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो प्रोटॉन की वैल्यू ज़्यादा होगी न्यूट्रॉन से, जब प्रोटॉन ज़्यादा है तो वो किस में जाएगा, न्यूट्रॉन में। ठीक, प्रोटॉन पे एक चार्ज होता है, एक उसका मास नंबर होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एक जब भी पॉजिटिव डी के होगा तो जो होगा प्रोटॉन होगा वो न्यूट्रॉन में जाएगा, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन, इसे पॉजिट्रॉन बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं बोल के पॉजिट्रॉन बोला जाता है इसको, पॉजिट्रॉन। ठीक, इसको एंटीनो न्यूट्रिनो। ठीक, न्यूट्रिनो। ठीक, तो जब भी पॉजिटिव डी के होगा तो क्या होगा, जो प्रोटॉन होगा वो न्यूट्रॉन में जाएगा, और ये पॉजिट्रॉन निकलेगा, साथ ही साथ क्या निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो भी निकलेगा। ठीक, इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इससे क्या होगा, एटॉमिक मास देखिए यहाँ पे 1 था, यहाँ क्या होगा, निकल गया, तो यहाँ डिक्रीज हो जाएगा 1 से, एटॉमिक मास डिक्रीज होगा 1 से। ठीक, ये इंपॉर्टेंट था सभी। अब देखिए गामा डीके की बात करते हैं, तो गामा डीके कुछ नहीं, जब एनर्जी बहुत ज़्यादा है किसी एटम में तो वो लो एनर्जी में चला जाता है, और एक कुछ एनर्जी को रिलीज कर देता है। तो फोटॉन जो होता है रिलीज करता है हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल में जब जाता है, तभी क्या होता है, गामा डीके होता है। जब फोटॉन क्या करता है, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जाता है, तभी क्या होता है, कुछ एनर्जी रिलीज करता है, इसीलिए क्या होता है, गामा डीके होता है। बस गामा डीके में कुछ भी चेंज नहीं आएगा,
तो जैसा है एटम वैसे ही रहेगा। ठीक, अब देखिए हमको बताना है, देखिए कोई एटॉमिक वेट है, उसमें क्या हो गया, एक बेसी आ गया, इसमें एक ऐड हो गया, यानी क्या पॉजिटिव डी के बाद हो रहा है। ठीक, अरे सॉरी नेगेटिव डी के बीटा डी के हो रहा है, नेगेटिव बीटा डी के हो रहा है, क्योंकि एक बढ़ जाए एटॉमिक वेट इसका। ठीक, फिर क्या एक एटॉमिक वेट कम हो गया, क्या हो गया, लेकिन इसका मास किससे कम हो गया, 4 से कम हो गया, यानी ये क्या हो गया, पहले वाले में तो बीटा डी के हो रहा है, लेकिन इसका मास सेम था, इसलिए क्या है बीटा डी के है, और निगेटिव बीटा डी के है। फिर दूसरे वाले में क्या होगा, इसका मास जो हो गया एटॉमिक वेट मतलब एक और कम हो गया। ठीक, मतलब एक बढ़ गया था, साथ ही साथ एक कम हो, एक और कम हो गया, मतलब 2 कम हो गया, यहाँ पे 2 कम होगा, और मास नंबर में 4 कम हो गया, यानी क्या हो गया, अल्फा डी के हो गया। ठीक, और फिर क्या होगा, बाद में यही सेम रहा। ठीक, ये स्टार था, मतलब यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा थी, बाद में इसकी एनर्जी कम हो गई, स्टार में फॉर्म में था, या बाद में इसकी एनर्जी कम हो गई, मतलब सेम रहा, यानी ये क्या हो गया, गामा डी के हो गया। ठीक, तो ये क्या है, पहला वाला बीटा डी के है, दूसरा वाला क्या है अल्फा डी के, और तीसरा वाला क्या है गामा डी के, यानी बीटा अल्फा और गामा, आंसर क्या होगा सी। ये नीट 2021 का पेपर है। ठीक, क्या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर जो दिया इतना है, अंडरगोज स्पॉन्टेनियस डिके इन द सीक्वेंस। ठीक, तो कोई न्यूक्लियर का ये है एटम, वो डिके हो रहा है, तो पहले क्या हो रहा है, इसका एटॉमिक वेट कम हो जा रहा है। ठीक, फिर क्या हो रहा है कि इसमें 2 और कम हो गया, पहले में क्या हो गया, 1 कम हुआ, यानी क्या हो गया माइनस बीटा डी के हो गया, फिर क्या हो गया 2 कम हो गया। ठीक, इसमें क्या हो गया, पहले 1 कम हुआ, तो सॉरी पॉजिटिव डी के हो गया, 1 कम हो रहा है, इससे क्या होगा पॉजिटिव डी के हो गया, फिर क्या हो गया 2 कम हो गया, इसलिए क्या हो गया, यानी क्या हो गया अल्फा डी के हो गया, 2 कम और हो गया एटॉमिक वेट। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, इसका एटॉमिक वेट एक बढ़ गया है, तो यानी एक बढ़ रहा है, तो यानी क्या होगा माइनस डी के हो गया, बीटा डी के, तो एक क्या होगा पॉजिटिव होगा, फिर अल्फा भी क्या माइनस नेगेटिव बीटा डी के, आंसर क्या होगा सेकेंड। ओके, तो ये भी क्वेश्चन है नीट का, व्हाट आर द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल इमिट इन द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव डीके, तो इसमें क्या कितना अल्फा कितना बीटा पार्टिकल मतलब रिलीज हो रहे हैं बताना है। ठीक, तो इसमें देखिए पहले हमें हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो एटॉमिक वेट से हम देख लेते हैं, क्योंकि एटॉमिक वेट बीटा डीके में कोई फर्क नहीं करता है एटॉमिक वेट में। ठीक, तो एटॉमिक वेट या मास नंबर उसके बीटा डीके में कोई फर्क नहीं करता, इसलिए हम इससे आराम से हम इससे पता कर सकते हैं अल्फा डीके के बारे में। ठीक है, क्योंकि आराम से इससे हमको अल्फा डीके पता चला जाएगा एटॉमिक वेट से। तो इनका जो डिफरेंस लेंगे आप तो कितना आएगा, इनका डिफरेंस लेने में 32 आएगा, 200 में से 168 घटाएंगे तो 32 आएगा इनका डिफरेंस। तो अल्फा डी के बराबर यदि क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है मास नंबर 4 की कमी आती है, ये 32/4 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 8, तो अल्फा डी के कितना हो जाएगा 8, तो अल्फा डी के हो गया 8। ठीक, अब बीटा डी के अब यहाँ 8 हो गया, यहीं 8 कम हुआ, यानी इसका मास नंबर कितना कम होना चाहिए, 16 कम होना चाहिए, 90 में से 16 कम होगा तो यानी कितना हो जाएगा, यानी हो गया 74 हो जाएगा 74। लेकिन फिर क्या हो जाएगा इसमें 80 आ रहा है, 80 यानी कुछ मतलब कितना डी के माइनस बीटा डी के कितना हुआ होगा, यानी माइनस बीटा डी के कितना होगा 6 हुआ होगा, तभी 80 आ रहा है, यानी क्या हो जाएगा आंसर डी। ठीक, अल्फा डी के 8 है, 8 अल्फा डी के और 6 क्या है बीटा डी के है। तो मेरा कैमरा रोटेट हो गया था। ठीक, फिर क्या है वैन 90 थोरियम कितना है 228 है, गेट कन्वर्ट इनटू 83 बैरियम कितना है 212 है। ठीक, देन द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा डीके इमिट विथ रिस्पेक्टिव विल विथ अल्फा और बीटा डीके का कितना कितना रिलीज हमको बताना है। तो थोरियम है वो किस में चला गया, बैरियम में चला गया। ठीक, तो थोरियम चला गया बैरियम में कितना है 90 है। तो हमेशा जब भी हमको पहले अल्फा डी के देखना होता है तो हमेशा इसके एटॉमिक वेट में तो कोई कमी आएगी नहीं, मतलब ना मास में कोई कमी आएगी नहीं, मतलब बीटा डी के में कोई कमी नहीं आती, तो इससे हमको आराम से अल्फा डी के पता चल जाए। तो आपको जब भी अल्फा डी के निकालें तो ऊपर आप चेंज कर लीजिए, तो आप चेंज करेंगे तो डिफरेंट लेंगे कितना है 228 में से 212 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 6 यानी 16 आएगा। तो अल्फा डी के कितना हो जाएगा 16/4 यानी कितना आएगा अल्फा डी के 4 अल्फा आएगा, अल्फा डी के यानी 4 यदि अल्फा डी के हुआ यानी इसका जो एटॉमिक वेट हो गया, जो एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 90 था। ठीक, 90 में से यानी 4 का यानी हो गया 2 टाइम, कि एटॉमिक वेट में 2 की कमी आती है, 4 का 2 टाइम हो गया यानी कितना 8। 90 में से 8 यदि जाएगा तो आपका होना चाहिए 82 होना चाहिए, लेकिन इसमें 83 है, यानी क्या होगा एक बीटा डी के हो रहा है, इसलिए क्या 83 हो रहा है, आंसर क्या होगा बी। तो ये भी क्वेश्चन कितना अच्छा है, एक ड्यूट्रॉन इज बम्बार्डमेंट ऑन 8O16 मतलब ऑक्सीजन 816 दिया है न्यूक्लियर, देन अल्फा पार्टिकल इज इमिट द प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियन इज, तो हमको प्रोडक्ट क्या होगा न्यूक्लियन का। ठीक, तो बस तो हमें बोला एक ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 1s2, वो किस पे बम्बार्डमेंट किया गया है ऑक्सीजन पे किया गया है। ठीक, तो हमें कुछ मतलब हमें एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, कुछ अलग सा एक मिलता है, तो हमको वही जो बताना है कि जो प्रोडक्ट है उसकी क्या वैल्यू है। एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हो ही रहा है, साथ ही साथ एक प्रोडक्ट भी आ रहा है, तो एक प्रोडक्ट की वैल्यू बताना है। तो ये देखिए कितना हो गया 16 और 2 कितना हो गया 18 हो गया, तो इसका एटॉमिक वेट हो गया 18। ठीक, और इसका देखिए
4 है, यानी 18 में से 4 यानी कितना होगा 14, यानी हमारा जो आंसर आएगा 14 की फॉर्म में आएगा, यानी 7 × 9 = 4, मतलब हमारा क्या आएगा, मतलब नाइट्रोजन हमारा आंसर होगा। नाइट्रोजन मतलब उसी का होता है एटॉमिक वेट 14, क्योंकि देखिए यहाँ का जो होगा एनर्जी या इधर का मास इधर के मास के बराबर होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी बराबर होते हैं। ठीक, इधर यदि क्या है 16 है, 16 to 18 है, इधर भी 18 होना चाहिए, तो ये 4 इधर माइनस कर देंगे, कितना 18 - 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन साथ लाए हैं, एक न्यूक्लियर रिएक्ट गिवन ZXA, तो Z किस में चेंज हो रहा है, Z+1 मतलब एक इंक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा पॉजिटिव बीटा डीके होगा, इससे क्या होगा A होगा, लेकिन मास नंबर एक इंक्रीज हो रहा है, सॉरी नेगेटिव बीटा डीके होगा। ठीक, यानी इससे क्या होगा A होगा। ठीक है, एक न्यूक्लियर इसका ये है मास नंबर क्या है NXM है, इमिट ऑन अल्फा पार्टिकल और 2 बीटा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल और 2 बीटा पार्टिकल। जब ये बीटा पार्टिकल बोले तो आप यहाँ पे निगेटिव बीटा पार्टिकल ही लेंगे। ठीक, निगेटिव बीटा पार्टिकल मतलब क्या होगा मास नंबर बढ़ेगा। ठीक, रिजल्टेंट न्यूक्लियर रिजल्टेंट न्यूक्लियर क्या होगा, तो अल्फा डी के होगा तो इसका मास नंबर 2 से तो कम हो जाएगा, कहीं बीटा डी के 2 हो जाए तो मास नंबर वापस वही हो जाएगा, एन ही हो जाएगा। तो मास नंबर एन किस में है, केवल इसमें है और इसमें है। ठीक, और अल्फा डी के एक हुआ था तो इसका मास नंबर जो था 4 से कम ही आ जाना चाहिए, आंसर सी होगा। यहाँ पे 6 से कम ही आ रही है, ये तो नहीं होगा, आंसर क्या होगा सी।